वो पार्ट्स को नहीं देखा हो तो पहले उन्हें जाकर देख लें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोड ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमको इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है तो इसके हम दो टाइप्स में जा सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट करके या फिर गुड्स को इंपोर्ट करके। जो एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है कि हम गुड्स को दूसरी कंट्रीज में सेल कर रहे हैं, और इंपोर्ट करने का मतलब होता है हम दूसरी कंट्रीज से गुड्स को अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं। इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग दो तरीकों से की जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग या इंपोर्टिंग में क्या होता है कि जो फर्म होती है वो खुद दूसरी कंट्री में जाती है और सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करके अपनी इंटरनेशनल बिजनेस को एग्जीक्यूट करती है। और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग में जो फर्म होती है वो कुछ लोगों को एम्प्लॉय कर लेती है जो सारी फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखते हैं और उनकी तरफ से वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं एज ए मिडलमैन, और इसे इनडायरेक्ट इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर होता है। जब हम गुड्स को बाहर भेजते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचने के लिए, तो फिर उसका प्रोसीजर कैसा होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर का होता है, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग क्वोटेशंस, कि जो भी बायर होता है या मतलब जिसे भी अपनी कंट्री में गुड्स को इंपोर्ट कराना है, वो सबसे पहले एक इंक्वायरी लेटर जैसे सेंड करता है बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को दूसरी कंट्री के, जिसमें वो प्राइस, क्वालिटी और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में इंक्वायरी के लिए मतलब पूछता है उनसे इन सब चीज़ों के बारे में। और इस इंक्वायरी जो होती है उसके रिप्लाई में जो एक्सपोर्टर होते हैं वो एक कोटेशन भेजते हैं जिसे प्रोफार्मा इनवॉइस भी कहा जाता है, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स दे देते हैं, उनकी प्राइसेस बता देते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी साइज, वेट, शेप और जो भी सब डिटेल्स होती है वो उसमें प्रोफार्मा इनवॉइस में लिखकर वो एक्सपोर्टर उसे भेज देते हैं। फिर इसका जो सेकंड स्टेप होता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर का, वो है रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। अगर जो बायर होता है वो उस प्रोफार्मा इनवॉइस से सेटिस्फाइड होता है और अगर वो चाहता है कि ये एक्सपोर्टर उसे गुड्स प्रोवाइड करे, तो वो उस एक्सपोर्टर को ऑर्डर प्लेस कर देता है जिसे इंडेंट भी कहा जाता है, और उसमें वो डिस्क्रिप्शन दे देता है कि उसे गुड्स कैसे चाहिए, उसकी प्राइस क्या चाहिए, उसकी डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, और इस टाइप की वो डिटेल्स उसे भेज देता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है एक्सपोर्ट प्रोसीजर का, वो है असेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग गारंटी फॉर पेमेंट्स। क्योंकि जो एक्सपोर्टर होता है वो हमेशा श्योर नहीं होता कि वो जिसे गुड्स बेच रहा है या जो इंपोर्टर है उसे उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। ऐसा नहीं हो कि वो गुड्स को प्रोड्यूस करे, उस पर सारी मेहनत करे और फिर बाद में जो इंपोर्टर हो वो उसे कैंसिल कर दे। तो इसीलिए वो सिक्योरिटी के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट की डिमांड करता है, जो एक तरीके से एक श्योरिटी होती है इंपोर्टर की तरफ से कि वो जो पेमेंट है सारा वो अपने बैंक को पे कर देगा जो उसकी कंट्री में है, और फिर जो बैंक होगा वो इस कंट्री में जिसमें एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्टर के बैंक में ट्रांसफर कर देगा सारा पेमेंट, जो एक्सपोर्टर को बाद में मिल जाएगा। और जब लेटर ऑफ क्रेडिट से उसकी क्रेडिट वर्दीनेस साबित हो जाती है इंपोर्टर की, तो जो एक्सपोर्टर होता है वो फोर्थ स्टेप पर जाता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर की, जो है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। क्योंकि कस्टम लॉज के हिसाब से आप तब तक गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक एक्सपोर्ट लाइसेंस ना हो। तो इसीलिए एक एक्सपोर्ट लाइसेंस गुड्स को बनाने से पहले लेना बहुत जरूरी होता है कि एक्सपोर्टर के लिए। तो एक्सपोर्ट लाइसेंस को लेने से पहले उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स होती है, जो है ऑब्टेनिंग आईईसी नंबर। आईईसी का फुल फॉर्म होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये एक ऐसा कोड होता है जो फॉर्मेलिटीज को फिल करने में काम आता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स की, और ये जो कोड होता है वो रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी प्रिस्क्राइब कर देती है। और जो एप्लीकेशन होती है उसमें एक्सपोर्टर्स इन अथॉरिटी को बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स को भेजना पड़ता है, जिसमें कुछ हैं उसके पर्सनल रिकॉर्ड्स, बैंक रिसिप्ट्स या और पेमेंट ऑफ फीस जो उसे आईईसी नंबर के लिए देनी पड़ती है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंकर कि वो किस बैंक से मतलब ऑपरेट करेगा अपने बिजनेस को, और डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर कि वो कोई भी गलत चीजों को एक्सपोर्ट नहीं करेगा जो भी उस कंट्री की कॉशन लिस्ट में हो। कॉशन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है
जिसमें उन सभी गुड्स के बारे में बताया गया होता है जो उस कंट्री के एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इलीगल चीजें, लिकर, ड्रग्स, इस टाइप की। तो जब रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड होती है जब इन सब डॉक्यूमेंट से, तो वो आईईसी नंबर दे देती है एक्सपोर्टर को। और जब एक एक्सपोर्टर को आईईसी नंबर मिल जाता है तो वो आरसीएमसी के लिए अप्लाई करता है। आरसीएमसी का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, क्योंकि जो एक्सपोर्टर होता है उसे बहुत सारी सब्सिडीज मिलती है गवर्नमेंट से, टैक्स एग्जम्पशंस, एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशंस, इस टाइप की। तो उन सब सब्सिडीज को अवेल करने के लिए उसे आरसीएमसी नंबर को दिखाना पड़ता है, और ये हमेशा आईईसी नंबर के बाद मिलता है। और ये एक्चुअली में कंपलसरी नहीं होता है ये सर्टिफिकेट लेना, पर क्योंकि इससे बहुत सारी सब्सिडीज मिलती है और एक्सपोर्टर्स को बहुत सारा फायदा होता है, तो वो नॉर्मली तो इसके लिए अप्लाई कर देते हैं। जो आरसीएमसी सर्टिफिकेट होता है वो एक्चुअली इशू कौन करता है, तो इसे इशू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अगर ये इंडिया का है तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ये आरसीएमसी दे देती है। और आरसीएमसी के लिए एक बैंक सर्टिफिकेट आईईसी नंबर देना पड़ता है इन अथॉरिटीज को, और जब अथॉरिटीज इन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है एक एक्सपोर्टर। उसके बाद वो ईसीजीसी के लिए अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ईसीजीसी का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, और वो इससे रजिस्टर करता है ताकि उसे ओवरसीज पेमेंट, मतलब जो दूसरी कंट्रीज में जो पेमेंट्स होने वाली है उससे और जो सामने वाले से है, उसकी प्रोटेक्शन मिल सके पॉलिटिकल और कमर्शियल रिस्क से। और ये जो ईसीजीसी के साथ रजिस्ट्रेशन होता है ये एक्सपोर्टर को फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने में भी हेल्प करता है कमर्शियल बैंक से। और जब वो इन सब प्री रिक्विजिट्स को पूरा कर लेता है एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग की, तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए जो उसे गुड्स को बनाना है तो उसे एक तरीके से उस प्रोसीजर को अब स्टार्ट कर सकता है। इसका फिफ्थ स्टेप है ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, क्योंकि जो एक्सपोर्टर होता है उसे बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, तो जो एक्सपोर्टर होता है उसे फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, और इसी फाइनेंस को वो बैंक से ले लेता है अपने लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पर, क्योंकि जो इंपोर्टर होता है उसने एक सिक्योरिटी तो दे दी होती है एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में, वो इसे ही बैंक को देकर उससे प्री शिपमेंट फाइनेंस ले सकता है अपने लिए। और जब एक्सपोर्टर को फाइनेंस मिल जाता है तो वो सिक्स्थ स्टेप की तरफ जाता है जो है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन में जो एक्सपोर्टर होता है वो सबसे पहले तो इंपोर्टर से एक और बार कंफर्म कर लेता है सारी चीज़ों को कि उसे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और जब इंपोर्टर उसे कंफर्म कर लेता है ऑर्डर को, तो फिर जो एक्सपोर्टर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देता है बिल्कुल उसकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। और फिर जो एक्सपोर्टर होता है अगर वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है प्रोडक्ट्स को, या वो अपने किसी लोकल एरिया में से किसी इंडस्ट्री से गुड्स को लेकर उसे एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फिर वो प्रोक्योरिंग स्टार्ट कर देता है गुड्स की डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। इसके बाद वो सेवेंथ स्टेप पर जाता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर की, जो है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, क्योंकि जो एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसमें क्वालिटी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं होगी तो एक तरीके से जो इंपोर्टर होगा वो डोमेस्टिक मार्केट से भी ले सकता है अपने गुड्स को अगर उसे लो क्वालिटी में ही चाहिए, तो हाई क्वालिटी के लिए ही वो इंटरनेशनल बिजनेस प्रेफर करता है। इसीलिए ही क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेशनल बिजनेस की। और जो एक्सपोर्टर होता है उसे बहुत सारे इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, और उसे जो गुड्स होते हैं वो भी स्ट्रिक्टली जो इंपोर्टर की स्पेसिफिकेशंस है उसी के हिसाब से बनाना पड़ता है। और इंडिया में तो यहाँ तक कि ये कंपलसरी है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट के हिसाब से प्री शिपमेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन तो कराना ही पड़ता है। जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होता है वो उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स भी बना रखे हैं और इसकी अथॉरिटीज़ भी हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, जो कि चेक करती है एक्सपोर्टर के प्रोडक्ट्स को कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं कि नहीं। और जब काउंसिल जो होता है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन का वो सेटिस्फाइड होता है उसकी क्वालिटी से, तो वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दे देता है एक्सपोर्टर को। और यहाँ तक कि जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट होता है क्योंकि जो एक्सपोर्ट होती है वो परमिटेड नहीं होती है अगर उनको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है वो 3 तरीके से की जा सकती है, जिसमें पहला तरीका है कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन। इसमें जो एक्सपोर्टर होता है वो गुड्स को एक्सपोर्ट करने से पहले मतलब डिस्पैच करने से पहले अपनी इंडस्ट्री से वो इन काउंसिल से इंस्पेक्टर्स को कॉल कर देता है, जो आकर इनके गुड्स की क्वालिटी को चेक करते हैं और इन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। सेकेंड टाइप जो होता है वो है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। इसमें जो एक्सपोर्टर होता है जब गुड्स बन रहे होते हैं तभी वो इंस्पेक्टर्स को बुला लेता है उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करने के लिए, ताकि जो इंस्पेक्टर देख सकें कि कौन से रॉ मटेरियल्स, कौन सी टेक्नोलॉजी और किस टाइप की मशीन्स यूज हो रही है उस प्रोडक्शन के लिए और उसकी क्या क्वालिटी है। और अगर वो जो इंस्पेक्टर होता है वो सेटिस्फाइड होता है तो इस केस में भी वो सर्टिफिकेट दे देता है। और जो थर्ड टाइप होता है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन का वो है सेल्फ सर्टिफिकेशन। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को खुद ही फॉलो करती है और खुद ही टेस्टिंग मैकेनिज्म्स रखती है अपनी इंडस्ट्रीज में अपने गुड्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए, और अपनी फर्म को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी मार्क्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाती है अपनी फर्म्स को, जैसे कि ISO 9000, ISO 2000। ये जो मैकेनिज्म रहता है जिससे वो अपने क्वालिटी चेक करते हैं। उसके बाद जो सेल्फ इंस्पेक्शन जब पूरा हो जाता है तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल को बुलाकर अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वापस से चेक करवाकर इशू करवा लेते हैं सर्टिफिकेट। इसके बाद जो 8th स्टेप होता है वो है एक्साइज क्लियरेंस का, क्योंकि जो भी एक्सपोर्टर होते हैं उन्हें अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए बेसिकली एग्जम्पशंस मिलते हैं एक्साइज ड्यूटी में, और अगर वो जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो अगर उन्हें ऑलरेडी पे कर दी है तो उनको वो रिफंड वापस मिल जाता है। और इस एग्जम्पशन को लेने के लिए जो एक्सपोर्टर होता है उसे एक्साइज कमिश्नर को एक कॉपी RCMC मतलब जो रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट था उसकी और जो इनवॉइस होता है उसकी एक कॉपी इसे सबमिट करनी पड़ती है, जिससे उसे एग्जम्पशंस मिल जाते हैं टैक्स में। और अगर उसने पहले से ही पे कर दी हो ये ड्यूटी तो उसे रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एक्साइज को, जो फिर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रिफंड एप्लीकेशन से उन्हें रिफंड दे देता है। इसका 9th स्टेप है एक्सपोर्ट प्रोसीजर का ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को बेसिकली जो इंपोर्टर होता है वो डिमांड करता है एक्सपोर्टर से, क्योंकि जो कुछ कंट्रीज होती है वो इंपोर्ट ड्यूटी में इंपोर्टर को बहुत सारे टैरिफ कंसेशंस या फिर उनको एग्जम्पशंस देती है इन सब चीजों में, और इन एग्जम्पशंस को अवेल करने के लिए उस इंपोर्टर को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिखाना पड़ता है एक्सपोर्टर का। इस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में एक्सपोर्टर की कंट्री, गुड्स कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और कैसे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इन सब की डिटेल्स दी हुई होती है। और इस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को एक्सपोर्टर ले सकता है अपने ट्रेड कंसल्टेंट से जो उसके कंट्री में लोकेटेड हो, और फिर वो इंपोर्टर को इसे भेज देता है। जो 10th स्टेप है एक्सपोर्ट प्रोसीजर का वो है रिजर्वेशन इन ऑफ शिपिंग पेस, क्योंकि अब गुड्स तो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं तो अब वो रिजर्वेशन करवा लेता है किसी शिप में जिसमें वो गुड्स को भेजने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले तो वो एक शिपिंग कंपनी में अपनी शिपिंग स्पेस को बुक करवा लेता है, और फिर जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है शिपिंग कंपनी के द्वारा तो जो शिपिंग कंपनी होती है वो एक शिपिंग ऑर्डर इशू कर देती है कैप्टन ऑफ द शिप को, जो उसे गुड्स को रिसीव करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर देती है। जो 11th स्टेप है वो है पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग। अब गुड्स को मैन्युफैक्चर कर लिया गया है और जो शिपिंग स्पेस है वो बुक कर ली गई है, तो अब जो एक्सपोर्टर होता है वो फटाफट गुड्स को पैक कर देता है और उसे आगे भेज देता है, जिसमें जो पैकिंग होती है वो हमेशा जो इंपोर्टर की डिटेल्स होती है उसके हिसाब से होती है, और उस पैकेजिंग के ऊपर जो नेसेसरी डिटेल्स होती है सारी वो लिख दी जाती है, जैसे कि नेम, एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर, ग्रॉस एंड नेट वेट, जिस शिप से वो भेजे जा रहे हैं और उसकी जो डेस्टिनेशन है। और अगर रेलवे के द्वारा ये चीजें भेजी जा रही है तो जो रेलवे अथॉरिटी होती है वो रेलवे रिसिप्ट इशू कर देती है, और जो फिर एक्सपोर्टर होता है वो इस रेलवे रिसिप्ट को फॉरवर्ड कर देता है एजेंट्स को जो डिलीवरी ऑफ गुड्स लेते हैं उनकी। जो 12th स्टेप है एक्सपोर्ट प्रोसीजर का
वो है इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। अब क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता है गुड्स का वो एक लंबी जर्नी होती है और शिप में बेसिकली बहुत सारे रिस्क भी होते हैं कि अगर वो शिप अगर बीच में डूब गया या उसमें गुड्स को डैमेज आ गए तो उसके रिस्क से बचने के लिए जो एक्सपोर्टर होता है वो इंश्योरेंस कंपनी से बोलकर अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा लेता है सी पेरिल्स, मतलब जो सी के कारण जो डैमेजेस हो सकते हैं उनको गुड्स को, उसके लिए। जो 13 स्टेप है एक्सपोर्ट प्रोसीजर का वो है कस्टम क्लियरेंस। अब जो एक्सपोर्टर होता है वो कस्टम क्लियरेंस ऑब्टेन करने के लिए एक शिपिंग बिल बनाता है और इस शिपिंग बिल में पूरी डिटेल्स होती है, जो गुड्स होते हैं वो किस पोर्ट से जा रहे हैं, वो कब जा रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं, एक्सपोर्टर का नाम, एड्रेस एक्सेट्रा। और ये जो शिपिंग बिल होता है इसकी 5 कॉपीज कर सबमिट कर दी जाती है कस्टम अप्रेजर एट द कस्टम हाउस। और इस शिपिंग बिल के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ते हैं, जो हैं एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन और मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए जाते हैं तो जो पोर्ट सुपरिटेंडेंट होता है उसे एक कार्टरिंग ऑर्डर मिल जाता है। एक कार्टरिंग ऑर्डर होता है एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है जो पोर्ट होता है उसके गेट पर जो स्टाफ होते हैं उसे परमिट कर देते हैं कि इस कार्गो को उस डॉक पर, यानी जो बंदरगाह होता है जहां पर शिप खड़ा रहता है, वहां पर आने दे। और जब ये ऑब्टेन कर लिया जाता है कार्टरिंग ऑर्डर, तो जो कार्गो होता है यानी जो गुड्स होते हैं वो फिजिकली मूव कर लेते हैं पोर्ट एरिया में। और फिर जो एक्सपोर्टर होता है अगर उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है सारी फॉर्मेलिटीज को खुद पूरा करने के लिए, तो फिर वो फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट्स को हायर कर लेता है इसी काम के लिए। और जब एक बार कस्टम क्लियरेंस ऑब्टेन कर लिया जाता है तो वो एक्सपोर्टर आगे बढ़ता है 14th स्टेप पर, जो है ऑब्टेनिंग मेट्स रिसिप्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो कस्टम क्लियरेंस होती है उसको रिसीव करने के बाद जो गुड्स होते हैं वो शिप में लोड कर दिए जाते हैं और जो कैप्टन होता है शिप का वो एक मेट रिसिप्ट इशू कर देता है जिसमें नेम ऑफ द शिप, उसका बर्थ जहां पर वो गुड्स रखे गए हैं, डेट ऑफ शिपमेंट और जो पैकेज है उसका डिस्क्रिप्शन सारा उसमें लिखकर पोर्ट सुपरिटेंडेंट को भेज देता है। और फिर जो पोर्ट सुपरिटेंडेंट होता है वो फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट्स को दे देता है वो मेट्स रिसिप्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 15th स्टेप पर, जो है पेमेंट ऑफ फ्रीट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। तो जब गुड्स लोड हो जाते हैं शिप में तो जो एक्सपोर्टर होता है वो शिपिंग कंपनी में जाकर मेट्स रिसिप्ट को वहां पर दे देता है और वो शिपिंग कंपनी उस मेट रिसिप्ट के बदले में एक बिल ऑफ लेडिंग को इशू करती है, जो कि हमेशा 3 कॉपीज में बनता है, जिसमें एक कॉपी एक्सपोर्टर को दी जाती है, एक कॉपी कैप्टन ऑफ द शिप को दी जाती है और एक कॉपी इंपोर्टर को दी जाती है। इसके बाद जो 16th स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। अब जब गुड्स को भेज दिया गया है इंपोर्टर के पास तो इस टाइम में जो एक्सपोर्टर होता है वो एक इनवॉइस प्रिपेयर करता है जिसमें क्वांटिटी ऑफ द गुड्स लिखी जाती है और कितना अमाउंट इंपोर्टर को पे करना है वो भी लिख दिया जाता है। इसके बाद जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है वो इसे कस्टम्स के साथ अटेस्ट करवा लेता है, मतलब जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके बाद हम आते हैं लास्ट स्टेप जो है 17th स्टेप, वो है सिक्योरिंग पेमेंट्स। अब जब गुड्स भेज दिए गए हैं एक्सपोर्टर के द्वारा इंपोर्टर के पास, तो जो एक्सपोर्टर होता है उसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्टर को भेजना पड़ता है, जिन डॉक्यूमेंट्स के कारण जो गुड्स होते हैं उनका टाइटल इंपोर्टर पे ट्रांसफर हो जाता है। और ये डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, पैकेजिंग लिस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और एक्सपोर्टर जो होता है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद अपनी कंपनी के बैंक से ये इंस्ट्रक्शन देकर ये डॉक्यूमेंट्स भिजवा देता है कि ये इंपोर्टर को ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तभी मिलने चाहिए जब वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर ले। और जब वो जो इंपोर्टर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तब उसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिससे गुड्स उसके हो जाते हैं। अब जो इंपोर्टर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को भी एक्सेप्ट करता है 2 टाइप से, या फिर डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट साइट या फिर डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट साइट जो होता है उसमें जब डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को हैंडल किए जाते हैं उसी टाइम पर हाथों हाथ जो इंपोर्टर होता है वो पेमेंट कर देता है। और डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि जो
डॉक्यूमेंट्स जब इंपोर्टर को दिए जाते हैं तब वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज पर अग्री कर लेता है कि वो कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में पेमेंट कर देगा। और जब इंपोर्टर पेमेंट दे देता है अपने बैंक को, तो उसकी कंट्री का बैंक उसे एक्सपोर्टर की कंट्री के बैंक को भेज देती है वो पूरा पेमेंट, जो उसके बाद एक्सपोर्टर को वो पेमेंट दे देती है। और जब एक्सपोर्टर को ये पेमेंट मिल जाता है तो वो एक बैंक सर्टिफिकेट ले लेता है अपने बैंक से, जिसमें लिखा हुआ होता है कि एक्सपोर्टर ने सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं और उसे पेमेंट्स मिल चुका है और जो पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर है वो खत्म हो चुका है। तो ये था एक पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।